नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे। और दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा क्षेत्र की ही उन तमाम खबरों को विश्लेषणात्मक आपको तरीके से बताएंगे। और दोस्तों, हर देश विदेश की प्रमुख खबरें आपको मुख्य खबरें आपको बताते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी आपको सदैव बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज 7 मई को क्या विशेष दिवस है दोस्तों। शुरुआत करते हैं एक महान शख्सियत के साथ। और 1861 में इस महान शख्सियत का जन्म हुआ। और ये भारत के इतने महान शख्सियत है कि उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार तक भी मिला है। और जो कि एशिया में ये प्रथम व्यक्ति माने जा सकते हैं। महान कवि, महान गीतकार, महान चित्रकार, महान संगीतकार, महान निबंधकार, जबकि महान गुरु, एक धार्मिक परंपराओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में भी इनको हम मान सकते हैं। और कलकत्ता के संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। मैं बात कर रहा हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। हमने किताबों में इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, इनकी सारी जीवनी के बारे में पढ़ा है। और ऐसे महान शख्स का दोस्तों आज जन्म दिवस है। और भारत भर में इनका जन्म दिवस जो है, जयंती जो है, धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, 2012 में व्लादिमीर पुतिन ने 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में आज के दिन शपथ ली थी। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे शख्स के बारे में जिस शख्स ने अनेकों धार्मिक ग्रंथ लिखे। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उनको अवतारी पुरुष भी माना जाता है दोस्तों। वेदों के ज्ञाता, और 120 वर्ष तक इनका जीवन काल जो है वो रहा था। और इनका जन्म 1017 में पेराम्बुदूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ हुआ था। और 1137 में ये ब्रह्मलीन हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं 120 वर्षों का इनका जीवन काल रहा। मैं बात कर रहा हूँ वेदों के ज्ञाता रामानुजाचार्य की आज दोस्तों जयंती है। उनका जन्म दिवस धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और अपने अच्छे आचार विचार और सत्कर्मों के द्वारा स्वयं अपने जीवन को सफल बनाने वाले, ऐतिहासिक रूप देने वाले, और धर्म की राह में और प्रकृति को किस प्रकार से धर्म से जोड़कर सहज भाव से ग्रंथों में दोस्तों इन्होंने जो सीख दी है, इन्होंने जो ग्रंथों में रचनाएं लिखी है दोस्तों, वो रचनाएं अपने आप में अनुपम है। और उनकी रचनाओं के बारे में ही मैं आपको बता दूं, उनके बारे में एक विशेष चीज़ आपको और बताऊंगा। इनके ग्रंथ वैकुंठ वादम और वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह और श्रृंग गदम दोस्तों, इसके अलावा गीता भाष्य और नित्य ग्रंथम, वेदांत दीप आदि अनेकों ग्रंथ दोस्तों इस महान शख्सियत के हैं, जो कि सनातन धर्म से एक प्रकार से प्राकृतिक जो संसाधन थे दोस्तों, प्रकृति से इनका बहुत ही गहरा लगाव था। और इनके ग्रंथों में ये चीज़ विशेष तौर से हमें मिलती है। बेशक मनुष्य दोस्तों ईश्वर द्वारा रचित एक बेहद श्रेष्ठ कृति हम मान सकते हैं। लेकिन पशु पक्षी प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, ऐसा रामानुजाचार्य ने अपने ग्रंथों में सिद्ध करके और शब्दों द्वारा लिखकर बताया भी है। और प्रकृति के संकेत, ये सही है, और वैज्ञानिक भी इस तथ्य को मानते हैं कि प्रकृति के संकेत जो है पशु पक्षी बहुत ज़्यादा सहज तरीके से पहले ही समझ लेते हैं और उसके अनुकूल वो व्यवहार भी करते हैं। उससे हमारे जैसे मानव को पता भी लगता है कि पक्षी इस प्रकार से, ये जानवर, पशु इस प्रकार से कैसे कर रहा है। तो उसके बाद में जिस प्रकार की गतिविधियां प्राकृतिक के रूप में होती है, आपदाओं के रूप में हो या अन्य घटनाओं के रूप में हो, तो उससे हम सहज रूप से अनुमान भी लगा सकते हैं। और वैज्ञानिक भी इन चीज़ों को मानते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति के जो जितना नज़दीक होगा वही प्रकृति को बहुत अच्छे से समझ भी सकेगा। और दोस्तों, इसके लिए स्वामी रामानुजाचार्य ने एक चीज़ कही है अपने ग्रंथों में कि देह, आत्मा और परमात्मा, प्रकृति, ये तीनों चीज़ें
एक ही चीज है दोस्तों। देह, आत्मा, प्रात्मा और प्राकृतिक को एक ही चीज बताया रामानुजाचार्य ने, और इसको किताबों में परिभाषित करके भी दिखाया है दोस्तों। और ये रचनाओं में सिद्ध भी किया है। आप भी इनके ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। इसके बावजूद मशीनी तंत्र से दोस्तों मानव जो है ऐसे यंत्र बनाकर दोस्तों प्रकृति के संकेत समझने का बहुत जो है प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आज भी भूकंप है, एडवांस में इसकी जानकारी जो है आज भी इसका अभाव है दोस्तों। वैज्ञानिक इसके ऊपर बहुत शोध कर चुके हैं, आगे भी शोध अभी भी जारी है और आगे भी दोस्तों होते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं तो मोर हमारा पक्षी है, मोर वर्षा का संकेत जो है वो पूर्व में पहले ही भाप लेते हैं और समझ लेते हैं, और उसके अनुरूप जो है वो व्यवहार भी करते हैं। और भालू जो ध्रुवीय भालू जिसको बोलते हैं, पर्वतीय इलाकों में जो रहता है, वो तूफान आने से पहले ही खाना पीना छोड़ देता है दोस्तों। वो उसको भी इस चीज़ का आभास हो जाता है, पता लग जाता है। और बंदर जब जंगल में कोई आगजनी की घटना होती है, आग लगती है, इस प्रकार की आपदा आती है, तो जंगल में जो बंदर होते हैं उनकी टोलियां दोस्तों जंगल छोड़कर अन्यंतर चले जाते हैं। जहाँ घटना स्थल होता है, जहाँ घटना घटने वाली होती है, वहाँ से बंदरों की टोली दूसरी जगह चली जाती है। और हाथी भी दोस्तों धरती की कंपन, जमीन की कंपन को महसूस करते हैं, और भूकंप जैसी कंपन जो है, भूकंप आने का पूर्वाभास हाथी को लगता है। ऐसे अनेकों हमारे जीव जंतु है दोस्तों, पशु पक्षी हैं जो कि प्रकृति के बेहद नज़दीक है। मानव ईश्वर की श्रेष्ठ कला होते हुए भी दोस्तों प्रकृति की बहुत सी चीज़ों को हम समझने में आज भी नाकाम है, और आज भी प्रयोगों के जरिए, मशीनी तंत्र के जरिए इन चीज़ों का पता लगाते हैं। जबकि अगर हम पशु पक्षियों के बेहद नज़दीक रहें और उनसे प्रेम करें, उनसे प्यार करें, उनको सहज कर रखें, और उनके संकेत समझें, उनके नज़दीक रहें, उनकी भाषाओं को समझने का प्रयास करें, यही जो रामानुजाचार्य है दोस्तों, उन्होंने अपने ग्रंथों में इस चीज़ को साक्षात करके दिखाया है शब्दों के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो जिस प्रकार से ओपीएस को लागू किया सरकार, राजस्थान सरकार ने, एनपीएस के जो कर्मचारी थे, एनपीएस की सुविधा के प्रति उनकी जो नाराज़गी थी और धरना प्रदर्शन आदि कर रहे थे, उनको पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करके बहुत बड़ी सौगात दी थी। लेकिन दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जल्दबाजी हुई है, और उसी को चलते कल विस्तार से हमने आपको बताया था। लेकिन आज हम ये इसलिए बता रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री है डोटासरा, उनका एक बयान आया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों से केंद्र को पता नहीं क्या तकलीफ है, और हक जो कर्मचारी है वो अपना हक लेकर रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही, ये ट्वीट किया है उन्होंने। और इस ट्वीट का जवाब राजेंद्र राठौर जो प्रतिपक्ष के नेता है भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से, उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा कि बिना तैयारी के ओपीएस को लागू करना कांग्रेस के गले की अब फांस बन चुकी है, और इसलिए इसे वापस लौटाया गया है। और कहीं ना कहीं अपने संसाधनों पर जो है, अपने संसाधनों के बलबूते पर सरकार को अपनी साख बचानी होगी। और पीएफआरडीए जो कि विकास प्राधिकरण है, एक्ट 2013 में पीएफआरडीए रेगुलेशन जो कि 2015 में निहित जो प्रावधान है दोस्तों, उसको सरकार ने, केंद्र सरकार ने आगे रखा है कि ये इन प्रावधानों के विपरीत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने ये कदम लिया है, और इसको संभव नहीं है कि हम किसी प्रकार से कन्वर्ट करें इस राशि को, जो 39,000 करोड़ के करीब 5 लाख कर्मचारियों की बताई जा रही है। तो दोस्तों ये पेच अभी भी फंसा हुआ है, सरकार भी समझ नहीं पा रही है कि अभी क्या करे। ज़रूर सरकार कोर्ट की शरण लेगी। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो उदयपुर के एक हनुमान मंदिर की छत पर दोस्तों नॉनवेज खाते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बार बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, और उनको पूर्व में चेतावनी भी दी गई थी। तो इनको पकड़कर दोस्तों एक बहुत बड़े बवाल को होने से पुलिस ने बचा लिया। तो ऐसी घटनाओं के प्रति पुलिस की
तत्परता बहुत मायने रखती है दोस्तों। कहीं ना कहीं बड़ी घटनाओं को होने से इससे रोका जा सकता है। और दूसरे एक वर्ग के ये लड़के थे, इनको पकड़ लिया गया और अब फिलहाल ये पुलिस की पकड़ में ये गिरफ्तार है। इसके अलावा दोस्तों 12 मई को नर्सेज दिवस पर जयपुर के शहीद स्मारक पर एक महापंचायत करने जा रहे हैं, जो कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों के 28,000 पद सरकार ने रद्द कर दिए थे उसके विरोध में। और सभी 28,000 कर्मचारी जो है वो जिनके पद समाप्त कर दिए गए थे, जो कि कोरोना काल में बहुत शानदार कार्य के लिए सरकार भी उनकी प्रशंसा कर रही थी। और दोस्तों राजस्थान सहित पूरा देश जो है कोविड की इस महामारी से अब उबरा है। और बेशक बातें की जा रही है कि चौथी लहर कोरोना की आने वाली है, लेकिन दोस्तों चौथी लहर के बारे में विशेषज्ञों ने अभी तक तो यही राय व्यक्त की है, यही अपना ओपिनियन दिया है कि भारत में इसका विशेष असर नहीं होगा। लेकिन जो टीकाकरण का कार्य है, जो वैक्सीन लगाने का कार्य है, बूस्टर डोज है, प्रिकॉशन डोज है, वो लगाने का कार्य ज़रूर हम सबको करना चाहिए जिम्मेवारी के साथ दोस्तों। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बचाव हमारा ये कोरोना की वैक्सीन लगाने से ही हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीकरण जो है वो आज 7 तारीख को अंतिम दिन था, लेकिन सरकार ने अंततः 31 मई तक इसकी डेट जो है वो बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं जो पंजीकरण अभी तक नहीं करा पाए थे वो लोग इसमें स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। 5 लाख से 10 लाख का इसमें स्वास्थ्य बीमा होता है और उसका पूरा लाभ जो है वो लिया जा सकता है अगर आप इसमें पंजीकरण करवाते हैं तो इसके लिए अब 31 मई तक की इसकी अंतिम तारीख कर दी गई है। तो जल्दी से आपने अगर नहीं अपना पंजीकरण कराया तो किसी नज़दीकी CHC केंद्र पर जाकर आप ये अपना करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गंदे पानी की समस्या आज भी बादरा क्षेत्र में विकराल रूप लिए है और जगह जगह आप जहाँ भी देखेंगे बादरा कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा बड़े बड़े गड्ढे खोदकर अपने पाइपों की, अपने जलदाय विभाग के जो बड़े बड़े पाइप है, जो मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, उनकी छानबीन की जा रही है, देख रेख की जा रही है, उनको दुरुस्त करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। और बहुत जगह तो हमने लापरवाहीपूर्ण भी कार्य देखे हैं। गड्ढा आज खोद दिया गया और 2 दिन तक उस गड्ढे को, जो कि 6 से 7, 8, 10 फीट तक के गड्ढे हैं, उनको बूरा नहीं जाता है और उससे किसी दुर्घटना का जो है वो आशंकाएं बनी रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार की लापरवाही भी हमने देखी और जलदाय विभाग द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है कि गंदे पानी की सप्लाई को कहीं ना कहीं दुरुस्त करके कस्बा वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाए। इसको लेकर लगातार जलदाय विभाग प्रयासरत है। और वहीं दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सीवरेज योजना में जो ढीला मस्ती फिलहाल चल रही है, बहुत लापरवाहीपूर्ण कार्य चल रहा है और कार्य जो पिछले काफ़ी दिनों से प्रोग्रेस में नहीं देखा जा रहा है दोस्तों। इससे कस्बा वासियों में एक प्रकार से आक्रोश है और कब तक चलेगी, कब तक बनकर कंप्लीट होगी ये सीवरेज की योजना, क्योंकि अभी भी कहीं गड्ढे, कहीं किसी प्रकार के अवरोधक सीवरेज की कंपनी की तरफ से जारी है। और अपना काम दोस्तों संजय चौक एरिया की अगर मैं बात करूं तो सीवरेज कंपनी द्वारा जिस प्रकार से पाइपलाइन दाबा गया था वो करीब 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो गड्ढा लंबा किसी एक नहर की, कच्ची नहर की भांति संजय चौक के मेन बाजार के बीच में बना हुआ है, उसको दुरुस्त नहीं किया गया। उसमें मिट्टी आदि डालकर उसको सड़क के रूप में लेवल में नहीं किया गया और ये दुर्घटना का सबब बना हुआ है दोस्तों। इससे कई दुर्घटनाएं मोटरसाइकिल सवार, साइकिल सवार आदि के साथ घटित हो चुकी है। तो इस प्रकार के लापरवाहीपूर्ण कार्य सीवरेज कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं। और आज भी अगर देखेंगे तो दर्जनों की संख्या में जो सीवरेज के चैम्बर बने हैं दोस्तों, उनके जो ढक्कन है वो आपको टूटे मिलेंगे और वहाँ एक गड्ढे के रूप में आपको सड़क के अंदर एक दुर्घटना को आमंत्रण देता हुआ एक ऐसा आपको लापरवाहीपूर्ण कार्य सीवरेज का मिलेगा जिससे आपको आक्रोश होगा और ऐसा लोग बार बार शिकायत भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सीवरेज की लापरवाही और
बहुत ही ढीला मस्ती का कार्य जो है वो जारी है। इसके अलावा दोस्तों पुलिस थाना प्रशासन की तरफ से कल एक मार्च पास्ट किया गया और हथियारों के साथ पूरे पुलिस जाब्ते के साथ बाजारों से ये मार्च पास्ट किया गया और दोस्तों इसमें एक स्पष्ट संदेश दिया गया सुरक्षा का कि हम आपकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं और दुरुस्त करते हुए आपके बीच में हैं और जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके आसपास हैं और व्यवस्थाओं को बनाने में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके बीच में हैं। दोस्तों जिस प्रकार से राजस्थान में एकाएक हिंसा की घटनाएं घटित हो रही है और जिस प्रकार की खबरें एकाएक आ रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि राजस्थान की सरकार का एक प्रकार से कानून ऑर्डर फेल हो गया है। जो कानून व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल फ्लॉप सिद्ध हो चुकी है और भाजपा के नेता विपक्ष द्वारा आरोप भी इसी प्रकार के लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोस्तों मीडिया में आकर इस प्रकार के बयान देते हैं कि ये तो भाजपा के द्वारा आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है, जो कि 18 महीने अभी चुनाव के हैं और चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे करा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को दोस्तों छुपाने का ये प्रयास है किसी संवेदनशील पद पर बैठे इतने बड़े व्यक्तित्व के लिए। दोस्तों मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये तो विपक्ष की चाल है। दोस्तों इसके लिए दुरुस्त आपको कदम उठाने पड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई आपको करनी होगी। जो भी दोषी है दोस्तों उनके दोष का दंड उन्हें मिलना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग से हो, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं कि सांप्रदायिक सौहार्द को वो खराब करे, कस्बे के प्रदेश के वातावरण को वो खराब करे। ऐसा हक किसी को हमारा ना संविधान देता है ना कानून देता है। और जिस प्रकार की गतिविधियां लगातार पिछले काफ़ी दिनों से राजस्थान में देखी गई थी उसको लेकर दोस्तों चिंताएं प्रदेश ही नहीं पूरे देश में व्यक्त की जा रही है। तो ऐसी घटनाएं ना है। और दोस्तों एक चीज़ मैं कस्बा क्षेत्र के लिए और बताऊं तो जो पिछले काफ़ी लंबे समय से और मैं कहूं तो 6-7 महीने से जो C64 पर रेलवे अंडरब्रिज बनने की कार्रवाई चल रही थी और प्रोग्रेस से काम चल रहा था, वो काम पिछले 15-20 दिनों से एकाएक ठप पड़ा है, रुका पड़ा है। इसका रीज़न दोस्तों क्या है? बहुत से लोगों ने इस प्रकार के सवाल किए और बहुत से लोगों के दिमाग में इस प्रकार की जिज्ञासाएं हैं कि क्या ये C64 जो अंडरब्रिज बन रहा था वो बनेगा, निकट भविष्य में जल्द बनेगा, या इसमें कितना विलंब होगा, क्या इसमें कारण हो गया? तो इसके लिए दोस्तों हम बताएं आपको कि इसी वर्ष के अंत तक इस C64 अंडरब्रिज को कंप्लीट करने की योजना है। और जो बड़े बड़े ब्लॉक से बनाए गए हैं दोस्तों, वो जो मटेरियल तैयार किया गया है उसको संभवतः सूखने के लिए रखा गया है। इसको समय देना पड़ता है पकने के लिए, और जब ये पककर तैयार हो जाते हैं उसके लिए दोस्तों इसका एक समय सीमा निर्धारित होती है और उसके बाद में इस कार्य में तेजी आएगी और संभवतः दिसंबर माह से पहले जो अंडरब्रिज का कार्य है वो कंप्लीट कर लिया जाए, ऐसी संभावनाएं हैं और अधिकारियों द्वारा भी इस प्रकार के टारगेट बनाकर आगे कार्रवाई की जा रही है। तो इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बताएं आज के लिए खबरों में इतना ही। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की ओर रुख करते हैं। बादरा में दोस्तों गेहूं के भाव जो आज रहे वो 2327 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे। इसके अलावा चना के भाव 4621 रुपये और सरसों के भाव 6788 रुपये प्रति कुंटल आज बादरा में रहे हैं। जबकि नौर में 6700 रुपये, मोट के भाव 6550 रुपये प्रति कुंटल रहे और चना के भाव दोस्तों 4650 रुपये प्रति कुंटल रहे हैं। जबकि ग्वार के भाव 5785, अरंडी के भाव 7000 और सादुलपुर मंडी हमारा पड़ोसी कस्बा राजगढ़ मंडी जो कि चूरू जिले की सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है, ग्वार दोस्तों 5980 है और चना के भाव जो है वो 4750 है सादुलपुर में और मूंग के भाव 6200 रुपये प्रति कुंटल, जबकि मोट के भाव 6800 रुपये प्रति कुंटल, जौ के भाव 2800, गेहूँ 2250 और बाजरा के भाव भी 2250 और सरसों 7100, तारामीरा 5550 रुपये प्रति कुंटल है। जबकि श्री गंगानगर मंडी में चना दोस्तों 4650 है, जौ के भाव 2886 है, सरसों के भाव 6862 है। जबकि एलनाबाद मंडी में सरसों 6900, चना 4650
और नरमा के भाव 11,951 रुपये प्रति कुंटल के रहे हैं। सरसा मंडी में दोस्तों ग्वार के भाव 5830, नरमा के भाव 12,411 रुपये प्रति कुंटल है, जबकि कपास 8200 रुपये और सरसों जो है 6980 रुपये प्रति कुंटल की यहाँ अंतिम उच्चतम बोली लगी है। और आदमपुर मंडी में सरसों की बोली लगी 7186 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्वार की बोली 5819 रुपये और अरंडी 6641 रुपये की बोली लगी है, जबकि नरमा यहाँ बिका है सर्वाधिक भाव 12,500 रुपये प्रति कुंटल। तो दोस्तों ये रहे मंडियों के भाव। मौसम का मिजाज बताए तो आज 7 मई को दोस्तों 40 से 43 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा और 2 दिनों से जो बरसात का दौर था और जो गर्मी में राहत थी वो कहीं ना कहीं आज प्रचंड गर्मी के रूप में देखी गई। और इसके अलावा 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 20% मात्र बादल थे। रात्रि को भी आज 20% तक ही बादल रहेंगे और 36 से 41 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को 12 बजे तक शाम से लेकर अब रहेगा जब आप समाचार सुन रहे हैं। 8 मई को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 30 से 41 डिग्री टेम्परेचर सुबह के समय रहेगा, जबकि दोपहर को 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 45 तक पारा एक बार फिर चढ़ने जा रहा है कल। और 37 से 44 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को देर शाम तक भी रहेगा। और इसके अलावा मात्र 2-4% बादल जो है वो छाए रहेंगे और देर शाम को 26% ही बादल रहेंगे। उसके बाद में रात्रि को बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा और रात्रि को 31 से 34 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जबकि 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है कल और गर्मी की प्रचंडता एक बार फिर कल से प्रारंभ होने जा रही है, जो आने वाले कुछ दिनों में प्रचंड गर्मी का आपको एहसास कराएगी। दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षाओं के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।